अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर। नावल माहिर दौरान के साथ, जिसके राइटर हैं सजल सईद, और ये इसकी 5वीं एपिसोड है। हैप्पी बर्थडे हाथ। हाथ को गले लगाकर गाल पर प्यार करती वो पीछे हटी, बड़ी से मुस्कुराहट के साथ अपने सामने खड़े हाथ को देखा, जो हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। थैंक यू माही, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? उसका हाथ थामे ही वह आमने सामने बैठे। ठीक हो। तुम 27 साल के हो गए हो हाथ, माँ मुस्कुराते हुए बोली। हाथ ने एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली, फिर सर जज्बात में हिला दिया। ये क्या है? टेबल पर पड़े बैग को देखते उसने पूछा। मामा ने तुम्हारे लिए केक बेक किया था, रेड वेलवेट। देखे बगैर ही वो जानता था। माँ ने सर हिलाया। तुम्हारा फेवरेट है ना? उन्होंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए ऑफ लिया और केक तैयार किया। बैग खोलकर माँ ने पहले केक वाला डिब्बा निकाला, फिर एक एनवेलप निकाल कर हाथ के सामने रखा। हाथ ने एक नज़र नासमझी से माँ को देखा, फिर एनवेलप उठाए उसे खोला। फ़ोटो बुक? वो हल्का सा हैरत लिए बोला। ये नूरे की तरफ से है, मैंने खोल कर नहीं देखा था, उसने तुम्हें देने को बोला था। ये मेरी फेवरेट फ़ोटो बुक है, लेकिन उसके एडिशन लिमिटेड थे। इसका मतलब नूरे ने काफ़ी अर्सा पहले इसका ऑर्डर दिया होगा। बुक को उलट पुलट कर देखता वो मुस्कुरा दिया। वो तुम्हें बहुत याद करती है। मैं भी उसे याद करता। मैं उसके जिंजर बाल और उसकी राइडिंग भी देखना चाहता। फ़िलहाल तुम उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना, और मामा को भी। जवाबन माँ ने सर हिलाया था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मुझे फ़ोन ऑन करने की इजाज़त मिल जाए। मैं, मामा और नूरे की तुमसे बात करवाना चाहती थी, लेकिन जेलर ने इजाज़त नहीं दी। कोई बात नहीं। मुख्तसर जवाब देकर वो केक और फ़ोटो बुक वापस बैग में रख गया। माँ खामोशी से उसे देख रही थी। वो आज चुपचाप सा था। पहले भी वो ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन आज वो उसे मज़ीद उदास और खामोश लगा था। शायद अपनी सालगिरह पर अपने उसे दूर होने की वजह से। सुल्तान मेंशन में सब कैसे हैं? उसके सवाल पर माँ हल्का सा हैरान हुई थी। यूसुफ अंकल बहुत कम दिखने को मिलते हैं, रोज़ी आंटी को अक्सर देख लेती हूँ। वो दा सुल्तान्स की CSO है अब। रायद और जैन? वो उनके बारे में क्यों सवाल कर रहा था? माँ नहीं जानती थी। जैन द सुल्तान्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर मैनेजर है। वो काफ़ी मेहनती और इंटेलिजेंट है। अंकल यूसुफ उसे अभी भी पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो रोज़ी आंटी और रायद को किसी चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और रायद, वेल, रायद बिल्कुल बदल गया है। वो अब पहले वाला खुश मिजाज रायद नहीं रहा। अब वो सिर्फ अपनी बाइक और सिगरेट के साथ ही दिखाई देता है। रायद के जिक्र पर सीने में चुभन सी हुई थी। तुम्हारे साथ उसका रवैया कैसा है? वो बात नहीं करता। मुख्तसर सा जुमला था, लेकिन माँ को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे सीने पर किसी ने वज़न सा रखा हो। हाथ ने गहरा सांस भरा था। कंधे ढल के थे। आंखें चंद सेकंड के लिए बंद करके फिर से खोली। एक बात मानोगी? माँ की बात पर वो उसकी जानिब झुकी, हाथ वापस अपने हाथों में थामा। हर बात मानूंगी। मेरे साथ रीम की बातें? मैं अपने ख्यालात से निकलकर किसी से उसकी बातें करना चाहता। माँ को अपना दिल मज़ीद दबता महसूस हुआ था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसने सर इस बात में हिला दिया। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगती थी। वो मुस्कुराती थी तो यूँ लगता था जैसे फूल तेज़ी से खिल रहे हों। नज़रें टेबल की सतह पर रखे वो मुस्कुराहट के साथ खोए हुए लहजे में बोल रहा था। जहाँ रीम का जिक्र हो, वहाँ फूलों का जिक्र अब फ़र्ज़ लगता है। माँ की बात पर वो मज़ीद मुस्कुराया था। उसे पिंक रोज़ पसंद थे। मैं रोज़ाना तो नहीं, लेकिन जब कभी देखता तो उसके लिए ज़रूर लाता था। तुम उसे भूल देते थे? माँ ने हैरत से पूछा। खुद नहीं, गार्ड को पकड़ा देता था। माँ हल्का सा हंसी थी। उसे फूलों से अलग ही किस्म की मोहब्बत थी। हर वक्त उनके पास बैठी रहती थी। तभी तो सब उसे फूलों सी रीम बोलते थे। रीम वो फूल थी जिसे पैरों के नीचे लाई कुचल दिया गया था। लेकिन उस दिन मैं उसे पिंक रोज़ नहीं, रेड रोज़ देना चाहता था। सुर्ख गुलाब मोहब्बत की अलामत होते। बोलते बोलते वो चुप हुआ था, जैसे गले में कुछ अटका हो। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ हाथ, कि हमारे घर में कोई कैसे घुस सकता है, कोई कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। सबसे बढ़कर कोई रीम को निशाना कैसे बना सकता है।
तो इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी लड़की थी। मुझे खुद नहीं पता माही, मेरी रीम नहीं रही, मेरी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। अब मैं सिर्फ उसे सोचता हूँ, काश मैं इतने साल इंतज़ार न करता, काश मैं बहुत पहले उसे अपने दिल की बात बता देता। हाथ उठाकर चेहरे और बालों पर फेरा था। सच कभी नहीं छुपता हाथ, उसे चाहे ज़मीन के नहा खानों में क्यों न छुपा दिया जाए, वो वहाँ से फरार का रास्ता भी निकाल लेते हैं। हाथ ने उसकी बात पर चंद लम्हे संजीदगी से उसे देखा, फिर सर इस बात में हिला दिया। अचानक गहमा गहमी पर उन दोनों की नज़र आसपास भागते जेलर और कांस्टेबल पर पड़ी। माँ ने नासमझी से सबको देखा। ये सब क्या है? माँ ने सवाल किया। यहाँ का चीफ सुपरिटेंडेंट तब्दील हुआ है, शायद वो आज आ रहा है। माँ ने सर इस बात में हिलाया, फिर कुर्सी छोड़ी अपनी जगह से खड़ी हुई। विज़िट टाइम ख़त्म होने वाला है, अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊँगी। हमेशा की तरह जाने से पहले उसके माथे पर प्यार दिया। हाथ संजीदगी से उसे जाता देखे गया, फिर बैग टेबल से उठाकर विजिटिंग एरिया से निकल गया। यार, मैं प्रोफेसर एडिसन से बहुत तंग हूँ। मेरा बस चले तो मैं उनकी मोटी फ्रेम वाली ऐनक अपने स्नीकर्स के नीचे रखकर टुकड़े टुकड़े कर दूँ। आमना के तिनक मिजाज पर माँ, रिया और जकी ने एक साथ उसकी जानिब देखा। आंखों में हल्की सी हैरत उतरी थी। आमना जैसी ठंडे मिजाज की बंदी का ऐसा रूप वो बहुत कम देखते थे। और ऐसा क्यों करोगे तुम? जकी ने पूछा। 3 दिन लगाकर मैंने असाइनमेंट तैयार किया और प्रोफेसर ने उसमें भी इतने कीड़े निकाल दिए। अच्छा होता सुकून से सो जाती, आखिरी दिन आराम से गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेती बैक बेंचर्स की तरह। नेवी ब्लू स्कार्फ में उसका चेहरा उस वक्त फूला फूला लग रहा था। माँ ने खामोशी से उसको सुनते अपनी मुस्कुराहट दबाई। कॉपी पेस्ट वाला काम सिर्फ इज़ाबेला और उसकी दोस्तें करते हैं। राइड और डैन का असाइनमेंट डेटा इनसे बेहतर होता है, मैं चेक कर चुकी हूँ। रिया चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखते बोली। डिपार्टमेंट से निकलकर वो अब कैफ़े की जानिब बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि वो कभी असाइनमेंट बनाने के लिए बैठते भी होंगे। जकी ने रिया के चिप्स के पैकेट में हाथ डालते मदाखलत की। पढ़ते हैं तभी तो 3+ CGPA लेना है, आमना बोली थी। उन सब में अब तक खामोश माँ थी, जो किताबें सीने से लगाए उनके दरमियान उनकी बातें सुनती चल रही थी। प्रोफेसर को खिला कर भी ले सकते हैं। जकी के बोलने पर रिया ने उसके हाथ पर थप्पड़ रसीद किया, जो दोबारा उसके पैकेट की तरफ जा रहा था। प्रोफेसर एडिसन खा कर भी फेल करने वाले इंसान हैं। आमना के आज के सारे इतराफ़ात प्रोफेसर एडिसन के साथ थे। वो पढ़ते हैं। कब से खामोश माँ की बात पर सब उसकी जानिब मतवज्जा हुई। तुम्हें कैसे पता? रिया ने पूछा। वो देखने में लापरवाह से लगते हैं, लेकिन दरअसल वो पढ़ते हैं, लेकिन डेडलाइंस पर। उन दोनों के डैड लंदन के टॉप बिजनेस पर्सन्स में शामिल होते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है वो बिज़नेस डिग्री में फ़ेल हो सकते हैं? मतलब उनके डैड्स उनकी मदद करते हैं? रिया ने पूछा था। हाँ, और राइट की मदर भी, हमवार लहजे में जवाब दिया था। और उन दोनों को देखकर लगता है कि वो कितनी सुलझी हुई फैमिली से हैं। हाथ में सिगरेट और हर वक्त स्पोर्ट्स बाइक पर राइडिंग, बाप के पैसों पर ऐश करने वाली औलाद। जकी की बात पर आमना और रिया ने माथे पर बल डाले उसे देखा, जबकि माँ बेतासुर सामने देखते चल रही थी। हाथ में पकड़ी किताबों पर पकड़ सख्त हुई थी। उनके पास पैसा है तो जाहिर है वो उड़ाएंगे ही जकी, तुम इतने क्यों तप रहे हो? चिप्स का खाली पैकेट कचरेदान में फेंक दी रिया बोली। उसी पैसे से वो यहाँ के प्रोफेसरों को ख़रीद कर भी डिग्री पास कर सकते हैं, बल्कि टॉप भी कर सकते हैं, और उन स्टूडेंट्स का हक मार सकते हैं जो टॉप पोजीशंस को डिज़र्व करते हैं। ये किंग्स कॉलेज है जकी, लंदन के टॉप बिजनेस कॉलेज में से एक। कई बिजनेस टाइकून यहाँ से पढ़ कर निकले हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ ये सब चलता है? रिया का लहजा अब संजीदा हुआ था। सबसे बढ़कर 2 साल से टॉप माही दौरा और तुम कर रहे हो। अगर किसी ने जगह लेनी होती तो पहले साल ही ले सकता था। आमना की बात पर रिया सरस बात में हिलाए उसकी बात से मुत्तफिक हुई थी। आखिरी साल हम उन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जकी की बात काटती वो संजीदा लहजे में बोली। मैं सिर्फ अपने ख्यालात बता रहा था। जकी ने कंधे उचकाए थे। देखो जकी, कोई क्या करे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सब अपने लिए पढ़ रहे हैं, कैसे ये जानना हमारा काम नहीं है। कैफ़े के सामने रुकती वो हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली थी। जकी ने कुछ कहना चाहा,
फिर सर नफ़ी में हिला दिया। माजरत अगर तुम्हें बुरा लगा। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम एक अच्छे स्टूडेंट और इंसान हो ज़की। किसी को जज करना तुम्हें सूट नहीं करता। चेहरे के तासुरात नरमी में ढले थे। उसकी बात पर तीनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। क्या ज़हीन और समझदार लड़की हो तुम यार। रिया ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाया था। वो तीनों माँ से कद में ऊंचे थे। वो अपने ग्रुप में सबसे छोटी लगती थी। कसम से समझाते हुए बिल्कुल अम्मी जैसी लगती है। दूसरी तरफ से आमना ने कंधे को अपने बाजू के हिसार में लिया था। ज़की कंधे उचकाता उनके पीछे कैफ़े में दाखिल हुआ। मुझे तो मेरी दादी जैसी लगती है। ज़की की बात पर वो तीनों कहका लगाए हंसी थी। मैं तुम तीनों से कद में छोटी होने के बावजूद समझदार हूँ। मुझसे क्लासेस लिया करो। इतरा कर बोलने पर रिया और आमना ने मज़ीद खुद में भींचा था। आह, काश मैं भी लड़की होता। पीछे से ज़की की आ भरने पर वो इस मर्तबा सर पीछे गिराए ज़ोर से हंसी थी। सामने वाले टेबल पर बैठे राइड और उसके दोस्तों ने गर्दन मोड़े उन्हें देखा। राइड की नज़र उस पर रुकी थी। आमना और रिया के दरमियान वो छोटी सी लग रही थी। ग्रीन हुडी पर दाएं जानिब सुर्ख धागे से लिखा था आर। राइड की आंखों में हल्की सी हैरत उतरी थी। ये हुडी माँ ने उसकी अलमारी से निकाली थी और तब से वो उसी के पास थी, लेकिन आज पहली मर्तबा वो उसे उस हुडी में देख रहा था। उनसे मुखालिफ टेबल संभालते माँ की नज़र बिल्कुल सामने बैठे राइड पर पड़ी। नज़रें उसकी नज़रों की सिमत पर पड़ी तो एहसास हुआ कि वो उसकी बल्कि अपनी हुडी को देख रहा था। गालों पर हल्की सी सुर्खी उतरी। आज जाने किस ख्याल के तहत वो ये पहन आई थी। वापस नज़रें उठाई, नीली आंखों से टकराई थी, लेकिन अब की मर्तबा वो एक सेकंड के बाद नज़रें फेर गया। साथ बैठे डैन ने हाथ उठाए माँ की जानिब लहराया, जिस पर माँ ने मुस्कुराते सर हिला। अलबत्ता इज़ाबेला ने उसे देखते ही एक मर्तबा आंखें घुमाई थी। सुनहरी बालों वाली उस लड़की को जाने बचपन से माही दौरा से क्या मसला था। अगर वो राइड की वजह से उससे खार खाती थी तो वो अब 3 साल से उसके साथ तो था। क्या खाना चाहिए? रिया पुरजोश अंदाज में बोली। जहाँ बात खाने की हो वहाँ रिया यूं ही खुश होती थी। कुछ भी मंगवा लो, तुमने हमें कुछ अलग खाने तो देना नहीं। मोबाइल पर फ्रंट कैमरा खोलकर अपना स्कार्फ ठीक करती आमना बोली। बिल्कुल ठीक, जवाब देती रिया अपनी कुर्सी से उठी काउंटर पर ऑर्डर देने चल पड़ी। माही दौरा ने एक नज़र सामने ही कॉफ़ी का कप मुंह से लगाए राइड को देखा। डैन उससे कोई बात कर रहा था, जिसको सुनते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। माँ ने बगौर उसके चेहरे को उतार चढ़ाव को देखा। वो बहुत कम मुस्कुराता था, लेकिन जब भी मुस्कुराता था माँ को अपना दिल मामूल से हटकर धड़कता महसूस होता था। उसकी नीली आंखें और उन पर घनी पलकें, वो अक्सर इस बात पर उससे लड़ती थी कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों हैं, और वो सर गिराए हंस देता था। उसके ब्राउन बाल अब कुछ बढ़ चुके थे और ज़्यादातर उसके माथे पर लापरवाही से पड़े रहते थे। वो 15 साल पहले भी उसे सबसे खूबसूरत लगता था और 15 साल के बाद भी उसे राइड सुल्तान से खूबसूरत कभी कोई नहीं लगा था। नूरे ठीक कहती थी, वो पागल है, राइड के लिए पागल है। गला साफ करने की आवाज़ पर राइड से नज़रें हटाए उसने ज़की को देखा, जो दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जैसे कुछ याद दिलाना चाहता। सर नफ़ी में हिलाए माँ ने अपनी पूरी तवज्जो आमना और रिया की जानिब की। जब रिया के बैग से मेकअप निकाले उसका मुआयना कर रही थी। शदीद चिढ़ है मुझे इस लड़की से, समझती क्या अपने आप को, लेडी डियाना की बाजी। आमना के तबसरे पर माँ ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ इज़ाबेला और फ्लोरा कोई बातें करती हंस रही थी। ये कहना बेहतर होगा, किसी पर हंस रही थी। तुम्हें क्या कह रही है वो? कहने की क्या ज़रूरत है, तुमने उसकी नज़रें नहीं देखी? एक मर्तबा सर तपा देखती, सामने वाले को उनकी औकात दिखाती हूँ जैसे। सैंडविच करने वाला मुंह में लेती वो नाक चढ़ाकर बोली। वो बचपन से ऐसी ही है। मेरी मॉम उसकी मॉम की इतनी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मेरी कभी उसके साथ नहीं बन सकी। रिया ने जवाब दिया था, तुम बनाती तो सही, आज हमारे साथ बैठकर सैंडविच न खा रही होती। माँ और ज़की ने सर नफ़ी में हिला। आमना और गोरों से उसकी चिढ़। बातें कम करो और जल्दी से ख़त्म करो, इसके बाद क्लास में भी जाना है। माँ ने कॉफ़ी का मग हाथ में लेते उन्हें तंबी की थी। ये एक बिल्कुल छोटा सा कमरा था, जिसमें 2 सिंगल बेड आमने सामने लगे थे, एक बंद खिड़की और उसके आगे एक छोटा सा लकड़ी का टेबल और कुर्सी। टेबल पर मुख्तलिफ किताबें थी, जिनमें से ज़्यादातर फ़ोटो बुक्स थी।
اس کے ساتھ جو لڑکا کچھ ماہ سے رہ رہا تھا، کچھ دن پہلے اس کی ضمانت ہو چکی تھی۔ فی الحال وہ اکیلا اس کمرے بلکہ جیل کے کمرے میں رہ رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی اس کے ساتھ رہے یا وہ اکیلا رہے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ صرف اپنی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ کرسی پر بیٹھے اس نے نورے کی دی ہوئی کتاب سامنے کھول رکھی تھی۔ تم لوگ جہاں رہتے ہو وہیں پر اتنی گندگی پھیلا رکھی ہے، اپنے جگہوں کو صاف رکھو، اگلی مرتبہ راؤنڈ پر آؤں گا تو گندگی نہ دیکھو۔ کوریڈور سے کرخت سی آواز اور بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نیا آنے والا چیف سپرنٹینڈنٹ راؤنڈ پر تھا۔ صبح جیلر نے اطلاع دی تھی، یہ کمرہ صاف ہے، کون رہتا ہے یہاں؟ آواز اب اس کے کمرے کے سامنے سے آ رہی تھی۔ 2 لڑکے تھے، اب صرف ایک ہے۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہے، سنجیدہ سا لڑکا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے صرف۔ جیلر سرگوشی نما آواز میں چیف سپرنٹینڈنٹ کو بتا رہا تھا۔ ان کی جانب پشت ہونے کے باوجود ہاتھ ان کی باتیں بخوبی سن رہا تھا۔ کس کیس میں اندر ہے؟ ریپ کیس ہے، 14 سال کی سزا ہے، 3 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اب کی مرتبہ ہاتھ میں پکڑی کتاب پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، آنکھیں میچ کر چند سیکنڈ کے بعد کھولی۔ یہ داغ ساری زندگی رہنے والا تھا۔ بہرا ہے؟ چیف سپرنٹینڈنٹ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں سر۔ آواز تو بخوبی پہنچ رہی ہوگی، واپس کیوں نہیں مڑ رہا؟ لوہے کی سلاخوں پر چھڑی کی آواز پر کتاب بند کیا ہاتھ نے گہرے سانس بھری۔ کرسی پیچھے دھکیلتا وہ پیچھے مڑا۔ سلاخوں کے پیچھے یونیفارم میں ملبوس دراز قد کے ساتھ کھڑے چیف سپرنٹینڈنٹ کی نظر اسی پر مرکوز تھی۔ یہاں آؤ، جیلر کی آواز پر وہ اپنی جگہ سے ہلتا سلاخوں کے قریب کھڑا ہوا۔ چیف سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا تھا، حیرانگی کا، بے حد حیرانگی کا۔ چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھنے کے بعد 2 قدم آگے ہوئے سلاخوں کے بالکل قریب پہنچا۔ ہان؟ لہجے میں بے یقینی تھی، حیرانگی تھی۔ ہان نے گہرا سانس بھرے سر ہلا۔ رومان؟ دھیمی سی آواز پر رومان نے ایک نظر سرتا پا اسے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے جیلر کے ہاتھ سے چابیاں کھینچتا اس کے کمرے کا لاک کھولنے لگا۔ چابیوں کے گچھے میں کمرے کی مخصوص چابی ملنا مشکل تھی، لیکن وہ ایک ایک کرتا سب کو لاک میں ڈالے کوشش کر رہا تھا۔ سر میں کھول دیتا ہوں۔ جیلر نے حیرت اور ناسمجھی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ رومان نے چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھتی 2 قدم پیچھے کی جانب اٹھائے۔ دروازہ کھولتے ہی رومان اندر داخل ہوا، ہاتھ کو بازوؤں سے تھامے خود کے سامنے کیے، سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ ہان، یہ تم ہی ہو ہان؟ وہ بے یقین تھا، اس کے بچپن کا دوست اس وقت اس کے سامنے جیل میں بند تھا۔ ہاں دی ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم جیل میں کیا کر رہے ہو ہان؟ سنا نہیں تھا؟ جیلر نے بتایا تو تھا ابھی۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ مجھے یقین نہیں، کیا تم پر الزام ہے؟ وہ ہنوز اس کو بازوؤں سے تھامے ہوئے تھا۔ ہان نے چند لمحے اس کی سفید رنگت والے چہرے اور ہلکی سبز رنگ کی آنکھوں میں دیکھا۔ دل میں کچھ ہوا۔ ماہ کے بعد وہ آج پہلی مرتبہ کسی اپنے کو دیکھ رہا تھا، کسی ایسے اپنے کو جو اس پر یقین کرتا تھا۔ آگے بڑھتے وہ رومان کے گلے لگ گیا، بازو مضبوطی سے اس کے گرد باندھے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو روکا نہیں تھا، نمی آنسو بنے اس کے گالوں پر بہنے لگی تھی۔ میں بے قصور تھا۔ رندی آواز میں کہی بات پر رومان کی گرفت اس کے کندھوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں ہاں، تم مجرم نہیں ہو سکتے، تم نے کبھی کسی پر آواز تک نہیں کی، تم مجرم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ بھائیوں کی طرح اسے تھپ تھپا رہا تھا۔ ہان اور وہ شیفیلڈ میں ایک ہی بلاک میں رہتے تھے، کنڈر گارڈن سے جونیئر اسکول تک وہ ایک ساتھ رہے۔ پھر ہان لندن شفٹ ہو گیا، لیکن ان کا رابطہ ختم نہیں ہوا۔ ایک دوسرے کو فون کرنا ان کی روٹین میں شامل تھا۔ میں تمہیں فون کرتا رہا، لیکن تمہاری کال ہمیشہ وائس میل پر چلی جاتی تھی۔ تمہارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند تھے۔ میرے پاس تمہاری فیملی میں سے کسی کا نمبر نہیں تھا۔ لندن میں ٹرانسفر کے بعد میں سب سے پہلے تمہارے بتائے گئے اسٹوڈیو کی طرف گیا، لیکن وہ بھی بند تھا۔ آس پاس پوچھنے سے پتہ چلا کہ تمہارا اسٹوڈیو کئی سالوں سے بند ہے۔ پہلے میں تم پر غصہ تھا، لیکن پھر تمہارا بند اسٹوڈیو دیکھ کر مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ تم بنا بتائے اچانک غائب ہو گئے، اور آج تم ملے بھی تو یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ وہ کرسی پر بیٹھا، بیڈ پر بیٹھے ہاتھ کی جانب جھکا بول رہا تھا۔ میری زندگی نے اس قدر اچانک یوں ٹرن لیا کہ مجھے خود کا بھی ہوش نہیں رہا۔ میں 3 سال سے یہاں بند ہوں رومان۔ رونے کے باعث اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ تم کس الزام کی سزا کاٹ رہے ہو؟ ریپ۔ آواز دھیمی ہوئی تھی۔ کس کا؟
اس کے سوال پر ہاتھ چند سیکنڈ خاموشی سے زمین کو دیکھتا رہا۔ ریم، یہ نام زبان پر لاتے ہی اس کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس کے برعکس رومان کی زبان حیرت کے مارے چند لمحوں کے لیے گم ہوئی تھی۔ ریم، تمہاری ریم؟ ہاتھ اس کی بات پر زخمی سا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میری ریم کہاں ہے وہ؟ کسی خیال کے تحت پوچھا تھا۔ اس دنیا میں نہیں ہے۔ رومان کے گہرے سانس کی آواز چھوٹے سے کمرے کی خاموشی میں گونجی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہاد؟ کیسے ہوا؟ مجھے اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آگے کیا ہونے والا، خدا میں اسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ آواز میں نمی گھلی تھی۔ آگے بڑھتے رومان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے ایک ایک بات بتاؤ، سب کچھ کیسے ہوا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد ہاد نے ایک نظر اپنے دوست کی جانب دیکھا اور پھر سر جذبات میں ہلا دیا۔ باب 3۔ کمرے کی بالکنی خوبصورتی سے سجی تھی۔ فیری لائٹس اور گلاب کے پھول جگہ جگہ پر لگے تھے۔ وسط میں ایک ٹیبل تھا جس پر موم بتیاں اور ایک چھوٹا سا کیک پڑا تھا۔ سب سیٹ کرنے کے بعد چند قدم پیچھے اٹھائے اس نے پوری بالکنی کو ملاحظہ کیا۔ ایک بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ واپس کمرے میں آتے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے ہاتھوں سے ماتھے پر آئے بال سیٹ کیے، بیڈ پر رکھا کیمرہ پکڑے، واپس بالکنی میں آیا اور بالکل وسط پر ٹرائی پاڈ کیمرہ سیٹ کر دیا۔ وہ ہر لمحہ قید کرنا چاہتا تھا۔ اپنے پیچھے ہیلز کی آواز پر وہ مڑا۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنی جگہ پر رکا۔ وہ سامنے کھڑی، ہلکا سا منہ وا کے سجی ہوئی بالکنی کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ ہائی نیک شرٹ اور اسکرٹ پہن رکھی تھی جس پر سرخ پھولوں کا پرنٹ تھا۔ اس کے کپڑوں میں بھی زیادہ تر پھول ہی نظر آتے تھے۔ ہاتھ بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھا جہاں وہ کنفیوز سی کھڑی، کبھی ہاتھ اور کبھی اس کے پیچھے سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ ریم، نرم سی آواز میں پکارا تھا۔ ریم نے گردن اٹھائے سامنے کھڑے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاتھ، کیسی ہو؟ نظر اس کے پیارے سے چہرے پر تھی۔ سنہری آنکھوں میں اس وقت حیرت تھی۔ ٹھیک ہوں، تم نے فون کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ میں بس تمہارا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، پھر تم ڈان کے برتھ ڈے پر چلی جانا۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولنے پر ریم نے سر ہلایا۔ یہ سب تم نے خود کیا ہے؟ بالکنی میں قدم رکھتے اس نے گہرا سانس بھری، پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ میرے لیے؟ لہجے میں حیرانگی تھی۔ ہاتھ اس وقت اس کے سامنے کھڑا اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ صرف تمہارے لیے؟ کیوں؟ اس کے سوالات پر ہاتھ نے مسکراہٹ دبائی، واپس اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں بہت بھاگ چکے ہیں ہم، اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ کلیئر کرنا چاہیے۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو ہاتھ؟ پہلے تم ریلیکس ہو جاؤ، یوں لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کڈنیپ کر کے یہاں لایا ہوں۔ اس کے حیران پریشان تاثرات کو دیکھتا وہ بولا تھا۔ جواباً ریم نے سر نفی میں ہلایا، پھر گہرا سانس بھرے وہ واپس ہاتھ کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے کبھی فون کر کے ایسے بلایا نہیں، بلکہ تم نے تو مجھے کبھی فون ہی نہیں کیا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے۔ ریم نے سر جذبات میں ہلایا۔ بیٹھو گی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ نظریں ریم کے علاوہ بالکنی کی ہر جانب گئی تھی۔ ہاتھ اٹھائے بالوں میں پھیرا تھا۔ ریم نے پہلے حیرت اور پھر ہنسی دبائے اسے دیکھا۔ ہاں عالم کنفیوز ہو رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ نہیں، میں بتانے والا تھا۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھائے، ہاتھ اپنا ہاتھ اٹھا کر چند سیکنڈ رکا۔ تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو ریم۔ میں سب کو پیاری لگتی ہوں ہاتھ، بظاہر سنجیدگی سے بولتی۔ وہ مسلسل اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ لیکن مجھے تم سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اپنی بات پر زور دیا تھا جیسے وہ اسے کچھ سمجھانا چاہتا۔ تھینک یو۔ اب کی مرتبہ لہجے میں خفگی آئی تھی۔ وہ صاف صاف کیوں نہیں بول دیتا؟ ہاتھ نے آنکھیں زور سے بند کیے کھولی، نظریں اٹھائے خود کی جانب دیکھتی ریم کو دیکھا۔ میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ سب کچھ جو میں کئی سالوں سے اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا، لیکن اب مجھے کچھ کہنا نہیں آ رہا۔ وہ الجھن میں لگ رہا تھا۔ ریم نے مسکراتے ہوئے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کچھ مت بتاؤ، تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں ہان۔ تبھی تو تم مجھے دیکھتے نہیں تھے۔
हमेशा नज़रें चुरा लेते थे ताकि मैं उन्हें पढ़ ना लूँ। क्या कहती है मेरी आंखें? उलझन कुछ कम हुई थी। अब वो बगौर रीम को सुन रहा था। यही कि मैं तुम्हें बहुत प्यारी लगती हूँ, लेकिन मैं कुछ और, कि सिर्फ मैं ही तुम्हें प्यारी लगती हूँ। हाथ की बात काट कर बोलने पर वो रुका। वो ठीक कह रही थी, उसे सिर्फ रीम ही प्यारी लगती थी। रीम, मैं एक आम सा इंसान हूँ जो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारे डैड की तरह बिजनेस टाइकून नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें हर वो आसाइश दूंगा जो तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर में मिल रही है। मैं तुम्हें पिंक रोज़ दिया करूँगा। हम तुम्हारे पसंदीदा फूल भी लॉन में लगाएंगे। मैं तुम्हारे ढेरों पोर्ट्रेट्स बनाया करूँगा। तुम्हें ये फूलों वाली स्कर्ट्स पसंद है ना? मैं तुम्हें ढेर सारी स्कर्ट्स और ड्रेसेस गिफ्ट किया करूँगा। तुम्हें चीज़ केक पसंद है, मैं रोज़ तुम्हारे लिए चीज़ केक लाया करूँगा। अपनी बात के दौरान वो एक घुटना मोड़े उसके सामने ज़मीन पर बैठा। बी माइन रीम, बी माई फ्लावर। बात मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन उसका असर उनके इर्द गिर्द अभी भी मौजूद था। रीम की आंखों में नमी सी चमक रही थी। वो उसके सामने ज़मीन पर बैठा उसे मांग रहा था, लेकिन वो बेखबर था। रीम तो उसकी थी। रीम के दिल को तो सिर्फ हाथ अच्छा लगता था। रीम की आंखों को सिर्फ हाथ की मुस्कुराहट पसंद थी। मैं इंतज़ार कर रही थी हाथ, तुम्हारा, इस दिन का जब तुम आंखों से नहीं ज़ुबान से एतराफ़ करोगे। दोनों घुटने मोड़े वो उसके सामने बैठे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए हाथ। अगर तुम हो तो सब है, सब खूबसूरत है। तुम नहीं तो ये सब चीज़ें बेमायनी हैं। फिर सब कुछ बेरंग है। फिर फूल भी खुशबू नहीं देते। गहरा सांस भरे उसने आंखों की नमी को गालों पर उतरने दिया था। आई एम योर्स, योर फ्लावर गर्ल। चंद लम्हे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वो अपने इर्द गिर्द सब कुछ भूल चुके थे। फिर सर झुकाए हाथ खुलकर मुस्कुरा दिया। एक गहरा पुरसुकून सांस हवा में छोड़ा था। थैंक यू रीम। हाथ ब्लेजर की जेब की जानिब बढ़ाया। मुस्कुराता चेहरा ढला था। माथे पर बल नमूदार हुए थे। रीम ने बगौर उसके बदलते तासरात देखे। क्या हुआ? रिंग? रिंग? रिंग नहीं है, मैंने पॉकेट में ही रखी थी। वापस खड़े होते वो टेबल के नज़दीक गया। रिंग न पाकर वो वापस रिंग की जानिब मुड़ा। मैंने यहाँ ब्लेज़र में रखी थी यार, मुझे अच्छे से याद है, कहाँ जा सकती है? वो बालकनी से निकलता कमरे में गया। रीम अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। चंद लम्हे बाद वो वापस बालकनी में आया। रूम में भी नहीं है। हाथ बालों में फेरते वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ा रहा था। कोई बात नहीं हाथ, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। रीम ने 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए। तसल्ली देनी चाहिए। नहीं, मैंने वो तुम्हारे लिए ख़रीदी थी रीम। वो पॉकेट में रखी थी, मुझे याद है। नज़रें रीम से हटाए टेबल की जानिब गई। चीज़ केक पर नज़र पड़ते जहन में झमाका हुआ था। बेकरी। अल्लाह, मैं रिंग शायद बेकरी में भूल आया हूँ कि ये ख़रीदते वक्त मैंने वॉलेट ब्लेज़र से निकाला था। उसी दौरान शायद मैंने बॉक्स भी काउंटर पर रख दिया। उसका बस नहीं चल रहा था। वो खुद को एक पंच मारकर अपनी याददाश्त को सबक सिखाता। रीम सर पीछे गिराए हल्का सा हंसी थी। तुम मेरा इंतज़ार करोगी? उसके सवाल पर रीम ने मुस्कुराते सर इस बात में हिलाया। करूँगी। रूम में आ जाओ, यहाँ ठंडी हो रही है। मैं जितनी जल्दी हो सका वापस आ जाऊँगा। कमरे में दाखिल होते उसने ड्रेसिंग से बाइक की चाबियाँ पकड़ी। रीम सर नफ़ी में हिलाते उसकी फुर्तियाँ देख रही थी। दरवाजे से निकलते उसने मुड़कर कमरे के वस्त में खड़ी रीम को देखा। आई एम सॉरी रीम, मैंने इतना ख़ास वक्त ख़राब कर दिया। कम ऑन हाँ, तुम सॉरी मत करो, तुम्हारा कसूर नहीं। मुस्कुराती रीम पर आखिरी नज़र डालता वो वापस मुड़ता कमरे से निकल गया। बेकरी से वो मायूस लौटा था। फुटेज देखने पर पता चला कि उसने रिंग बॉक्स ब्लेज़र से निकाला ही नहीं था। दिमाग पर जोर देने के बावजूद उसे याद नहीं पड़ रहा था। बाइक गैराज में खड़ी करता वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। लम्हे भर को कदम रुके थे। वो दरवाज़ा बंद करके गया था। उसे याद था अब दरवाज़ा खुला था। डैन के बर्थडे के मौके पर उसके पेरेंट्स ने दोस्त अहबाब के लिए डिनर रखा था। रीम और उसके घर वाले सब उस वक्त डैन के घर पर मौजूद थे। रिंग गायब ना होती तो वो इस वक्त तक उनको ज्वाइन कर चुके होते। अपने ख्यालात झटकते वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में जाने के बजाय वो किचन में गया। मुमकिन है वो यहाँ कहीं रख कर भूल गया हो। पूरा किचन देखने के बावजूद उसे बॉक्स नहीं मिल सका। उसे अफसोस हो रहा था। अपनी सेविंग से उसने रीम के लिए रिंग खरीदी थी।
वो इतनी आसानी से गुम भी कर दी। सर झटकता वो सीढ़ियाँ चढ़ता कमरे की जानिब बढ़ा। सॉरी रीम, मुझे देर हो गई। लेकिन रिंग फिर नहीं। बोलती ज़ुबान को ब्रेक लगी थी। सामने के मंजर ने सिर्फ ज़ुबान नहीं, चंद लम्हे के लिए उसके हिलने की सकत भी ख़त्म कर दी थी। कुछ देर पहले का साफ सुथरा कमरा अब बिखरा पड़ा था। गुलाब के फूलों की पत्तियां हर तरफ बिखरी थी। मन मन भारी कदम उठाता वो बेड की जानिब बढ़ा। पहली नज़र सुर्ख रंग में रंगी सफ़ेद बेडशीट पर पड़ी। सांस लेने में दुश्वारी हुई। मज़ीद कदम बढ़ाता वो बेड के बिल्कुल सामने खड़ा था। अब की मर्तबा वो सांस नहीं ले सका। उसकी आंखों के सामने वो बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। गर्दन एक जानिब ढलकी थी, सर से बहता खून उसके चेहरे की एक साइड और सफ़ेद बेडशीट को अपने रंग में भिगो रहा था। उसके कपड़े, उसकी पसंदीदा फूलों वाली स्कर्ट और शर्ट जगह जगह से फटी थी। फटी आस्तीनों से उसके बाजू पर उंगलियों के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर भी खराशों के निशान थे। उसकी आंखें बंद थीं, जाने उसकी सांसें भी चल रही थी या नहीं। वो अपना कदम उठाना चाहता था, अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह पर मफलूज हो चुका था। गहरी सांस भरने पर यूँ महसूस हुआ जैसे सीने में कांटे चुभ गए हों। आंखें पानी से भरी थी, पानी गालों में बहा था। ये सब क्या हो गया था? वो उसे छोड़ कर गया था, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ कर गया था। कदम बढ़ाता वो रीम के करीब पहुंचकर उसके ऊपर झुका, हाथ बढ़ाता उसके खून में तर सुनहरी बाल चेहरे से नरमी से हटाए। रीम, आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। रीम। खामोश। गाल पर हाथ रखे हाथ ने उसके चेहरे को हल्का सा थपथपाया। आंखें, आंखें खोलो रीम। खामोशी। कैसे? कौन आया था रीम? खामोशी। मेरा दिल फट जाएगा रीम, मैं मर जाऊंगा। खुदा का वास्ता आंखें खोलो। मुझे मुझे देखो रीम, मुझे बताओ यहाँ कौन आया था? प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो। वहाँ खामोशी थी। हाथ के मुसलसल बहते आंसू रीम के चेहरे पर गिर रहे थे। चेहरा दोनों हाथों में थामे वो उसे हिला रहा था, उसे आवाज़ें दे रहा था। मैंने तुम्हें इंतज़ार करने को बोला था रीम, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। रीम नहीं, अभी नहीं रीम, इतनी जल्दी नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा रीम? अभी नहीं, अब मैं मर जाऊँगा। आंखें खोलो रीम, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दिल फट रहा है। रीम नहीं। वो रो रहा था, उसके ऊपर झुके, चेहरा दोनों हाथों में थामे, माथे से माथा टकराए वो रो रहा था। उसे आंखें खोलने को बोल रहा था, लेकिन वो दूसरी जानिब खामोश थी, मुस्तकिल खामोशी। रीम। आवाज़ पर हाथ ने सर उठाए बेड से कुछ दूर खड़े रायत को देखा। उसकी नज़रें रीम पर अटकी थी, नज़रें फटी फटी सी थी। उसके साथ खड़ी माँ ने मुँह पर हाथ रखे अपनी चीख का गला घोटा। डैन ने एक नज़र रीम पर डालते नज़रें वापस मोड़े रायत को देखा। सिर्फ वो तीन नहीं, सब घर वाले अब कमरे में मौजूद थे। रीम को देखते रोज़े अपनी जगह पर ही गिरी थी। जैन ने फ़ौरन आगे बढ़ते उसे कंधों से थामा। नूरे दीवार के साथ लगी सारे मंजर को देख रही थी। उसकी मामा डैन के पेरेंट्स के साथ दरवाजे पर खड़ी, एक नज़र रीम और दूसरी नज़र हाथ को देख रही थी। आंखों में हैरत थी, बेयकीनी थी और आंसू थे। हाथ, ये सब क्या? माँ की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। कदम आगे बढ़ाते वो हाथ तक पहुँची। माही, रीम, मेरी रीम। सरगोशीनुमा आवाज़ सिर्फ माँ सुन पाई थी। रोने के बायस उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख पड़ी थी। क्या किया तुमने? करख्त आवाज़ पर वो दोनों मुड़े। यूसुफ सुल्तान ने आगे बढ़ते हाथ के गिरेबान से पकड़े, रीम से पीछे हटाए, उसकी कमर दीवार के साथ लगाई थी। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? उनकी आवाज़ पर हाथ अंदर तक कांपा था। उसने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया। वो कहना चाहता था, वो बताना चाहता था। उसने रीम के साथ कुछ नहीं किया। वो अपनी रीम को नुकसान कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन ज़ुबान गूंग चुकी थी। नज़रें बेड पर पड़ी रीम पर थी। रोज़ी उसे आवाज़ें दे रही थी। जैन ने उसे थाम रखा था। एक ज़ोरदार थप्पड़ से उसे अपना गाल जलता महसूस हुआ था। एक के बाद एक थप्पड़ और पंच से उसका जबड़ा टूटने के करीब हो चुका था। पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। अगले चंद लम्हों में कोई उसे घसीट कर बाहर की जानिब ले जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ रीम पर टिकी थी। जैसे वो ओझल हुई तो वो मर जाएगा, उसका सांस निकल जाएगा। कमरे से निकलने से पहले उसने नज़रें उठाई। वो उसमें खड़ी आंखों में आंसू लिए माँ को देखा। उसकी आंखों में एक तासुर था, जैसे वो फैसला न कर पा रही हो, जैसे वो उसके पीछे आना चाहती हो, लेकिन
उस कमरे को भी ना छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल हल्का सा सर को दाएं बाएं मोड़े, हाथ ने सर नफ़ी में हिलाया। उसने इनकार करना चाहा, उसने माँ को बताना चाहा कि वो बेकसूर है। उसने रीम के साथ कुछ नहीं किया, उसने अपनी रीम के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी, अब सब ख़त्म हो गया था। वो बेड पर बैठा, पीछे दीवार से टेक लगाए हुए था, टांगें सीधी किए क्रॉस की सूरत कर रखी थी, नज़रें गोद में पड़े हाथों पर थी, कंधे ढलके हुए थे, सियाह आंखें शिकस्त खोरदा सी थी। वो थका हुआ लग रहा था, वो थक चुका था, माजी से, यादों से, उस कमरे से, अपने आप से। बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठा, रोमान अभी तक 10 मिनट पहले सुनाई आप बीते के ट्रांस में था। वो कुछ कहने को मुंह खोलता, लेकिन फिर बंद कर लेता। उसकी समझ से बाहर था वो कहाँ से शुरू करे, दोस्त को तसल्ली दे या उसको मुजरिम करार देने वालों को पकड़कर सज़ा दे। एक गहरी सांस हवा में छोड़ता वो कोहनियाँ घुटने पर रखे आगे की जानिब झुका। तुमने बताया कि तुमने टेरेस में कैमरा भी सेट किया था, क्या वहाँ से भी कुछ नहीं मिल सका? सवाल पर हाथ ने नासमझी से रोमान की जानिब देखा। हाँ, वो कैमरे के आगे विक्ट्री का निशान बना कर गया था। फॉर गॉड सेक रोमान, यकीनी सी बात है कि वो कैमरा अपने साथ ले गया था। जब मेरे कमरे की चेकिंग हुई, वहाँ कोई कैमरा नहीं था। उसके हल्के चिढ़े अंदाज पर ना चाहते हुए भी रोमान ने हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर आने से पहले दबाई। कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे हक में गवाही दे रही हो? हाथ ने सर नफ़ी में लाया। वहाँ सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स थे। ज़ाहिरी सी बात है, कमरा जोशी का था। रीम पर हमला किस चीज़ से किया गया था? वहाँ कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन किसी भारी चीज़ से हमला किया गया था। उसका सर एक तरफ से बुरी तरह से ज़ख्मी था, बहुत खून था। गोद से हाथ उठाए, अपने सामने खोले। मेरे हाथ भी भिगो गया था। उसके खून में रंगे अपने हाथ मेरी नज़रों से ओझल नहीं होते रोमान। आवाज़ हल्की हुई, जैसे उसका जहन अभी भी उस रात में जकड़ा हुआ हो। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई तुमसे बदला लेने के लिए भी ये सब कर सकता है। हाथ ने सर हल्का सा झटका। आखिरी मर्तबा मेरी लड़ाई तुमसे जूनियर स्कूल में हुई थी। रोमान को समझ नहीं आया कि वो उस बात पर हंसे अपने दोस्त को गले लगाए। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं रोमान, ना ही किसी से कोई लड़ाई। मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता था यार, मैं तो अपना करियर बनाने में लगा था। फिर रीम? रोमान की बात पर हाथ 2 सेकंड रुका, फिर सर नफ़ी में हिलाते ज़ख्मी सा हंस दिया। रीम? रीम की डिक्शनरी में लड़ाई, झगड़े, दुश्मनी जैसे अल्फाज ही नहीं थे। वो एक मेहरबान और मुस्कुराहट फैलाने वाली लड़की थी, दूसरों के गमों पर रोने वाली। वो अपने फूलों को इतने एहतियात से रखती थी, तो किसी इंसान से दुश्मनी कैसे रख सकती थी? होठों पर हल्की सी आसूदा मुस्कुराहट थी। रोमान ने उसका चेहरा देखते पहलू बदला। उसे याद था कैसे वो फ़ोन पर अपने सामने वाले घर में रहने वाली लड़की की बातें सुनाया करता था, कैसे वो उसको अच्छी लगती थी, कैसे वो उसके लिए फूल भेजता था। उसे ये भी याद था जिस दिन हाथ ने उसे प्रपोज़ करना था, और वो हाथ से उसकी हुई आखिरी फ़ोन कॉल थी। उसके अलावा वो रुका। हाथ ने नज़रें उठाए, उसके पुरसोच चेहरे को देखा। ये भी हो सकता है कोई तुम्हारी बहनों में से किसी को टारगेट बनाना चाहता हो। अगर ऐसा कुछ होता तो उसे मेरी बहनों की शक्ल का भी पता होता। रीम से धोखा क्यों खाता? बहनों का सोचते उसे एक मर्तबा झुरझुरी आई थी। नरमान ने सर झटके, आंखें चंद सेकंड के लिए बंद की, अंगूठा और 2 उंगलियां भवों पर फेरी। रीम तुम्हारे घर थी, ये बात कौन कौन जानता था? हाथ ने कुछ सोचा, फिर बोला, माही और नूरे जानती थी। इसके अलावा मुझे यकीन है जाहिद और डैन को भी मालूम था। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था बस। जाहिद और डैन कौन है ये? रोमान ने पूछा। जाहिद रीम का भाई और डैन उन सब का दोस्त। रोमान ने सर इस बात में हिलाया। गहरा सांस भरता वो कुर्सी छोड़ता खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी फाइल देखूंगा, मुझे कुछ भी मिल सका मैं पूरी तहकीक करूंगा। रोमान तुम्हारे साथ है, बचपन से लेकर अब तक। हाथ आगे बढ़ाते उसने हाथ के कंधे पर रखे दबाया। मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त पर लगे क्रिमिनल का टैग मिटाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जेल से नहीं, तुम पर लगे इल्ज़ाम से भी तुम्हें आज़ाद करूँगा। मेरा वादा रहा तुमसे। कंधे पर रखे हाथ से उसके कंधे को हल्का सा हिला। जवाबन हाथ ने हल्के यकीन और हल्के बेयकीनी से उसे देखा।
उसे यकीन था अपने दोस्त पर, लेकिन वो अपनी किस्मत पर बेयकीन था। सर को हिलाए रुमान कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा। जहन में सब बातें फिल्म की तरह चल रही थी। आंखें छोटी किए वो पुरसोच सा लग रहा था। लॉक पर हाथ रखे जहन में कुछ झमाका हुआ। आंखें पूरी वाह हुई, उनमें एक चमक सी पैदा हुई। उल्टे कदमों से वापस मुड़ता वो तेज़ी से हाथ तक पहुंचा। बेड पर बैठने उसका कंधा ज़ोर से थामा। हाथ ने हैरानगी से उसे देखा। तुमने बताया था कि तुम रिंग ढूंढने बेकरी गए थे। उसकी आवाज़ पुरजोश सी थी, जैसे कोई सिरा हाथ लगा हो। हाथ ने ना समझी से सर इस बात में हिलाया। हाँ गया था। टाइम 8:30-9 बजे के करीब। जवाबन रुमान ने सर हिलाया। रीम के साथ जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में हुआ था। हाथ ने सर इस बात में हिलाया। दैट्स इट हाथ, तुम उस वक्त बेकरी में थे जिस वक्त रीम तुम्हारे कमरे में थी। तुम बेकरी में थे। हाथ हुनूज ना समझी से उसे देख रहा था और अब उसे रुमान की दिमागी हालत पर शक हो रहा था। ये मैं जानता हूँ सिर्फ, और कोई नहीं। हाथ के जवाब पर रुमान खुलकर मुस्कुराया था। अब सब जानेंगे। कैसे? बेकरी का नाम, एड्रेस, सब बताओ। रुमान की बात पर हाथ की आंखों में एक तासुर उभरा, जैसे उसकी बात समझ में आ रही हो। डाउन टाउन बेकरी है यह नाम। वो रुका। मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो मे फेयर के दरमियान में है। मैं ढूंढ लूँगा। लंदन की सारी बेकरियों में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। हाथ ने उसके मुस्तहकम लहजे को अच्छे से महसूस किया था। तुम क्या करने वाले हो? नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कुछ ना कुछ कर लूँगा। वो मुस्कुराया था। जवाबन हाथ मुस्कुरा भी ना सका। बेड से उठता वो टेबल की जानिब गया। एक खाली कागज़ और पेन लिए उस पर कुछ लिखा, फिर कागज़ रुमान की जानिब बढ़ाया। माही का नंबर और घर का एड्रेस, वो तुम्हारी मदद करेगी। कागज़ उसके हाथ से पकड़ते रुमान ने सर अजवात में हिला। आगे बढ़ते हाथ को गले से लगाया। मुझ पर भरोसा रखना मेरे दोस्त। अगले लम्हे वो उसे छोड़ता कमरे से निकल गया। जेलर ने वापस कमरा लॉक कर दिया। हाथ ने बंद दरवाजे को देखा। वो बाहर निकल भी गया तो क्या रीम उसे मिलेगी? जवाब नहीं था। वो हर तरफ से शिकस्त में था। तुम इज़ाबेला की पार्टी में नहीं जा रही? डिनर टेबल पर बैठे नूरे ने सामने बैठी माँ को देखते पूछा। सवाल पर सिमाब ने भी माँ की जानिब देखा। माँ ने सर प्लेट से उठाए, एक नज़र नूरे को देखा, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। क्यों बेटा? सिमाब ने हल्की हैरानगी से पूछा। दिल नहीं चाह रहा। बेजारी से कहने पर मामा ने नूरे की जानिब देखे आंखों से कुछ पूछना चाहा, जिस पर नूरे ने कंधे उचकाए थे। तुम्हारी दोस्त है वो माँ। तुम लोग बचपन से एक दूसरे के बर्थडे पर जा रहे हो, अब क्या हो गया? मामा के सवाल पर चम्मच आराम से प्लेट पर रखती वो कुर्सी से टेक लगाए बैठी। दोस्त नहीं है वो मामा, सिर्फ क्लासमेट है। दोस्त तो वो कभी नहीं बनी मेरी। उसके लहजे में कुछ था, कुछ उदास सा। क्लासमेट्स भी दोस्त ही होते हैं, और इज़ाबेला तो वैसे भी जूनियर स्कूल से तुम्हारे साथ है। उसकी मॉम इतनी अच्छी हैं। जाओ पार्टी में जाओ। रूटीन से निकलकर कुछ इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। मामा के नरम लहजे में एक हुक्म सा था, जिससे तीनों बहन भाई अच्छे से वाकिफ़ थे। गहरा सांस खींचते सामने बैठी नूरे को देखा। जिंजर ब्राउन बाल सर के ऊपर जूड़े में मुकेट थे। 100 के करीब सियाह हुडी में से एक पहन रखी थी। मामा ठीक कह रही हैं। वैसे भी रियांका भी वहाँ होगी ना? नूरे ने तसल्ली देनी चाही। जवाबन सर इस बात में हिलाए। माँ अपनी कुर्सी से उठी। फ़ाइन, बाद में मिलते हैं फिर। बात मुकम्मल करती वो तैयारी के लिए अपने कमरे की जानिब जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। घर के पिछले लॉन में पार्टी का सेटअप किया गया था। दरमियान में बड़े से स्विमिंग पूल का पानी मसनूई रोशनियों के बाइस जगमगा रहा था। मौज की तेज़ आवाज़ में छोड़ रखा था। उसके बावजूद वहाँ मौजूद लोगों की बातों और कहकहों की आवाज़ें दबा नहीं पा रहा था। इज़ाबेला ने शायद किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक के दोस्तों को बुला रखा था। पूरा लॉन लड़कियों की चमकीली भड़कीली स्कर्ट्स और गाउन से चमक रहा था। उनके बरक्स लड़के उस चमक धमक से परहेज में थे। एक तरफ लगी कुर्सियों में से एक पर बैठा वो सिगरेट के कश भरता हद दर्जा बेजारी से सारे मंजर को देख रहा था। बात इज़ाबेला की ना होती तो वो उस ग्लिटरी दुनिया में कभी ना आता। डैन के डैड की कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में डिनर रखा गया था, जिसका बहाना बनाए वो बहुत आराम से यहाँ आने से बच गया था। बकौल उसके यहाँ के हंगामे से कंपनी का बोर्ड प्रोफेशनल डिनर कदरे बेहतर है।
तुम यहाँ बैठकर सिगरेट फूकने आए हो क्या राइड? इज़ाबेला की खफगीले लहजे पर राइड ने आंखें बंद की, सिगरेट का टुकड़ा ज़मीन पर फेंके शूज़ से मसला। सामने खड़ी इज़ाबेला को देखा। बेबी पिंक शिमरी गाउन पर उसके सुनहरी बाल खुले थे, ग्रे आंखें चमक रही थी। पिंक मेकअप के साथ वो गुड़िया जैसी लग रही थी। वो खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो राइड को कभी दोस्त से बढ़कर कुछ भी महसूस न होती थी, क्योंकि उसे सुनहरी बाल नहीं, सियाह बाल पसंद थे। ग्रे आंखें नहीं, बुरी चमकदार आंखें पसंद थी। ये तुम्हारी सालगिरह कम और किसी 2 साल की बच्ची की ज़्यादा लग रही है। इशारा पिंक सजावट की जानिब था। इज़ाबेला ने सन्नाफी महलाया। ये सब मेरी मम्मी और डैडी के पसंद है। वो मुझे शायद अभी तक 2 साल का ही समझते हैं। अब प्लीज़ तुम ये कुर्सी छोड़कर मेरे साथ चलोगे। आगे बढ़ते राइड का बाजू थामा था। चारों न चार वोट। नज़रें लॉन की तरफ खुलते दरवाजे की जानिब गई, लेकिन मायूसी पिछले 1 घंटे जैसी ही थी। एक नज़र पूरे लॉन में घुमाई, वो नहीं थी। सर झटकता वो इज़ाबेला के साथ चलता, उसके दोस्तों की जानिब आया। उसमें कोई शक नहीं था कि उस वक्त आधे से ज़्यादा लॉन में मौजूद लड़कियों का वो तवज्जो का मरकज़ था। वो किसी रियासत का शहज़ादा लगता था तो बिल्कुल ठीक लगता था। वो किसी रियासत के मगरूर शहज़ादे जैसा ही था। वो सुल्तान था, नीली आंखों वाला मगरूर सुल्तान। लड़कियों के कह कहे और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए जद्दोजहद पर वो अब नाक तक बेजार हो चुका था। उसका बाजू अगर इज़ाबेला के हाथों की कैद में ना होता तो शायद इस वक्त वो यहाँ से निकल चुका होता। गहरा सांस भरते उसने गर्दन घुमाए, दरवाजे की जानिब देखा। नज़र रुकी थी, सांस भी शायद थमी थी। वो वहाँ खड़ी थी, दरवाजे के करीब। हाथ में बुके और गिफ्ट बॉक्स था, जिन्हें वो बाकी गिफ्ट्स के साथ टेबल पर रख रही थी। हल्के पर्पल रंग की हाई नेक शर्ट के साथ स्कर्ट पहन रखी थी। पाँव में पर्पल कोट शूज़ थे। सियाह बाल दरमियान से मांग निकालकर कमर पर खुले छोड़े थे। चेहरा यहाँ मौजूद हर लड़की के बरक्स मेकअप से साफ सुथरा था। कुदरती खूबसूरती की एक मिसाल माही दौरा मुराद आलम भी थी। राइड ने गहरा सांस भरा। अब यह लॉन बुरा नहीं लग रहा था। अब ऊंचे कह कहे और चमकीले लिबास बेजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब वो सब पस मंज़र में जा चुका था। अब वो सामने थी, अब और कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। एक चांद आसमान पर था और एक चांद उसके सामने था। पूरे लॉन पर नज़र घुमाए, माँ की नज़रें राइड पर आकर रुकी। भूरी आंखों की चमक कुछ दूर खड़े भी राइड बखूबी देख सकता था। नीली और भूरी आंखें, समुंदर का पानी और साहिल की रेत। माँ की होठ हल्की मुस्कुराहट में ढलने ही वाली थी जब नज़र राइड का बाजू थामे इज़ाबेला के हाथों पर गई। मुस्कुराहट आने से पहले ढल गई, आंखों की चमक मान पड़ गई। राइड ने बाजू हल्का सा पीछा करते छुड़वाना चाहा, लेकिन इज़ाबेला ने पहले से भी मजबूती से थामे उसकी तवज्जो अपनी ओर, अपने दोस्तों की फिजूल बातों की जानिब करवाना चाही। माँ उनके करीब आकर रुकी थी। इज़ाबेला उसे देखती सीधे हुई, फिर मज़ीद राइड के करीब हुई। हैप्पी बर्थडे इज़ाबेला, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला गया। नज़रें इज़ाबेला पर थी। राइड को वो नज़रअंदाज कर रही थी। एक यही चीज़ राइड को बुरी लग रही थी। थैंक यू माही दौरा, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। वेल, मैं आ गई हूँ। कंधे उचकाए वो मुस्कुरा कर बोली। माही दौरा? नर्स वाली माही दौरा हो ना तुम? सवाल करने वाली इज़ाबेला की दोस्त थी। जवाबन माह ने सर अज़वात में हिलाया। माही दौरा और हम जूनियर स्कूल से क्लासमेट्स हैं। इज़ाबेला ने मालूमात में इजाफा किया था। राइड की नज़रें उसी पर थी। सिर्फ 2 कदम की दूरी पर थी वो। हाथ बढ़ाए वो उसके बालों की लट को छू भी सकता था, जैसे कुछ सालों पहले वो उन्हें पकड़े खींचा करता था। इतने सालों की दोस्ती तो लगती नहीं, कॉलेज में कभी साथ नहीं देखा, एक और दोस्त ने तबसरा किया था। वेल, अब वक्त एक जैसा तो नहीं रहता। इज़ाबेला के लहजे में अजीब सा तासुर था, जैसे वो अपनी कही बात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हो। मैं रिया को ढूंढती हूँ, इज़ाबेला को कहती वो आखिरी नज़र उसके बाजू पर डालती वापस मुड़ गई। राइड की नज़रों ने लॉन के दूसरे सिरे तक उसका पीछा किया था। कह कहे वापस मंदिर में आए थे। फारिग हाथ से अपना बाजू छुड़वाता वो वापस कुर्सी पर बैठा, नया सिगरेट सुलगा गया था। फाइनली तुम आ गई, मैं तुम्हें मैसेज भी कर रही थी, लेकिन तुमने देखे ही नहीं। रियांका उसे देखते ही शुरू हो चुकी थी। जवाबन माँ ने सरस्वात में हिलाया। दिल पहले से बेजार था। राइड और इज़ाबेला को एक साथ देखते मज़ीद ख़राब हो चुका था। सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। उसके बावजूद वो वहाँ खड़ी थी। मॉम की वजह से आना पड़ा,
ورنہ میرا کوئی پلان نہیں تھا اور مجھے لگا تم بھی نہیں آؤ گی۔ گاڈ از ہوم کلب میں میرا سر اب پٹاخے چھوڑ رہا ہے۔ سیاہ سلک بلاؤز اور جینس میں ملبوس ہلکے گھنگریالے بال سیدھے کر کے کھول رکھے تھے۔ لاسٹ منٹ پلان بنا میرا بھی، ماما اور نورے کے کہنے پر، ہلکی آواز میں کہتی وہ ریا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوئمنگ پول کے پاس کھڑی ہوئی۔ کیوٹ لگ رہی ہو، اس کا گال چھوتی وہ بولی۔ ماں مسکرائی تھی، نظریں واپس اسی جگہ پر گئیں۔ اب ایزابیلا، فلورا اور لیانا کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ رائد غائب تھا، نظریں وہیں سے گھماتی وہ کرسیوں پر آ کر رکی۔ لاپرواہی سے ایک کرسی پر بیٹھا وہ سگریٹ کے کرش بھرتا ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ سیاہ ڈینم اتارے اب کندھے پر لٹکا رکھے تھے، نیچے پہنی سیاہ ہائی نیک شرٹ میں اس کا کثرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ سگریٹ منہ میں ہی رکھے رائد نے پول کے پاس کھڑی ماں کو دیکھا۔ وہ اگر اس وقت یہاں نہ ہوتی تو شاید وہ جا چکا ہوتا۔ نظریں ملی تھی لیکن اس مرتبہ کسی ایک نے بھی پھیرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دل میں دباؤ سا پڑا تھا، وقت ایک جیسا کیوں نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی سامنے ہو کر بھی کوسوں دور لگتی تھی۔ تم نے خود اسے دور کیا ہے، دماغ سے آواز آئی تھی۔ ساتھ کھڑی ریا کچھ بول رہی تھی، شاید ایزابیلا کی دوستوں کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، لیکن وہ وہاں موجود ہوتی تو دھیان دیتی نا۔ تم یہی رکو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ جواباً وہ سر بھی نہ ہلا سکے۔ آج اگر وہ نظریں نہ پھیرنے کی ٹھان چکا تھا تو وہ بھی آخر تک جائے گی۔ ایکسکیوز می، انجان آواز پر وہ مڑی، لیکن پکارنے والے کو دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا اور اگلے ہی لمحے وہ پول کے اندر تھی۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ کچھ منٹ کے لیے اسے اپنا دماغ سن ہوتا معلوم ہوا۔ ہاتھ بڑھائے اس نے پول کے کنارے کو مضبوطی سے تھاما اور سر مزید پانی میں جانے سے روکا۔ اسے پول میں سوئمنگ آتی لیکن خود سوئمنگ کرنے اور اچانک پھینکنے میں فرق تھا۔ دوسرا ہاتھ منہ پر پھیرتے آنکھوں سے پانی ہٹایا۔ منظر صاف ہوا تھا، پورے لان میں خاموشی چھائی تھی۔ میوزک بند ہو چکا تھا، ہر ایک نظر اس وقت اس پر تھی۔ اس کی نظر پول کے کنارے اپنے پنجوں پر بیٹھے لوگان پر۔ دیٹ واز اے ڈیئر۔ لہجے میں شرمندگی کا اتنا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ ایک گیم کھیل رہا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ بتا دیا تو گیم کا مزہ نہیں رہنا۔ بتی سی نکال کر ہنستا وہ ماں کو کمینہ ترین انسان لگا تھا، لیکن وہ نورے نہیں تھی جو موقع پر ہی اسے پنچ دے مارتی۔ ہاتھ آگے بڑھائے لوگان نے اسے باہر نکلنے میں مدد دینی چاہی، جسے نظر انداز کرتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کنارے پر رکھ کر ان پر وزن ڈالتی باہر نکل کر کنارے پر بیٹھی۔ کھلے بال گیلے ہونے کے باعث چہرے کے گرد چپکے تھے۔ اسکرٹ کو سیدھا کرتی وہ مکمل باہر نکل کر کھڑی ہوئی۔ پانی کی بوندیں بالوں اور کپڑوں سے ٹپ ٹپ کی صورت بہتی اس کے گرد دائرہ بنا رہی تھی۔ نظریں وہاں موجود لوگوں پر گئی۔ کسی کی نظر میں حیرانگی تھی تو کسی میں مسخر تھا، کوئی اسے طرز سے دیکھ رہا تھا تو کوئی بالکل سنجیدگی سے۔ ایزابیلا اور اس کی دوستیں بظاہر سنجیدگی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اندر ہی اندر کہے لگا رہی ہیں۔ اب نظر رائد کی جانب اٹھی، وہ وہیں پر بیٹھا ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ غائب تھی، ہاتھوں کی مٹھی بنائے اطراف میں رکھی تھی، جبڑا بھینچا ہوا تھا، آنکھوں میں طوفان سا تھا، جیسے سمندری پانی آدھی رات کے وقت طوفان میں زد میں آ جائے۔ اس مرتبہ ماہ نے نظریں پھیر لی۔ 3 سالوں میں پہلی مرتبہ ماہ دورہ نے رائد سلطان سے نظریں پھیری تھی۔ اس کے سامنے بھرے لان میں اسے پول میں دھکا دیا گیا تھا اور وہ 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ گرنے کا غم نہیں تھا، اس کا آگے آ کر ہاتھ نہ دینے کا دکھ تھا جو سینے تک جاتا سانس روک رہا تھا۔ میرے خیال میں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر لوگان ناسمجھ سی کیفیت کے ساتھ بولا۔ وہ کسی ری ایکشن کی امید لیے ہوئے تھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ گیم کس نے شروع کی تھی؟ پھر سے سوال کیا تھا۔ جواباً لوگان نے سر نفی میں ہلائے، بتانے سے انکار کیا۔ گاڈ، یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے گری پول میں؟ ریا گھر کے اندرونی گیٹ سے نکلی، تیزی سے اس تک پہنچی۔ اس کی شرٹ ایک جانب سے گیلی تھی، شاید کچھ گرنے پر وہ گھر میں صاف کرنے گئی تھی، یا شاید یہ بھی گیم کا حصہ تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا؟ ماہ دورہ کو خاموش دیکھ کر ریا نے ہلکا سا اس کا بازو چھوا۔ وہ اب بھی خاموش رہی تھی، سخت نظریں لوگان پر مرکوز تھی۔ اس طرح کا سٹنٹ کر کے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بہت کول ہو تو غلط ہو۔ تم ایک نہایت ہی نیچ درجے کے انسان ہو لوگان، جس میں مردوں جیسی غیرت 1 انچ بھی نہیں پائی جاتی۔ ہلکی مگر سخت آواز میں وہ لوگان سے مخاطب تھی، بری آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے تھے۔ فی الحال اس کے منہ مت لگو، اسے بعد میں پوچھ لیں گے۔ تم بالکل بھیگ چکی ہو، تمہیں گھر چھوڑ دوں؟
ریا کے کہنے پر ماں نے نظریں لگان سے ہٹائے اسے دیکھا، پھر ہوٹوں کے کنارے زبردستی کھینچ کر صنفی میں ہلایا۔ کالج میں ملتے ہیں۔ ریا کے بارہا کہنے کے باوجود وہ اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کرتی، ایک بھی نظر کسی پر ڈالے بغیر لان سے نکلتی چلی گئی۔ ایزابیلا کے گھر سے نکلتی وہ پیدل اسٹریٹ سے روڈ کی جانب بڑھی، سرد ہوا کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گیلے بالوں کو پکڑے، کندھے کے ایک جانب ڈال دیے، آنسو نہ بہنے پر آنکھوں اور ناک میں جلن سی پیدا ہوئی تھی۔ چلتے قدم ہلکے پڑے تھے، پھر رک گئے۔ فٹ پاتھ پر کھڑی دیوار پر ہاتھ رکھے اس نے ہاتھ سینے پر رکھے دبایا، چبھن ہنوز قائم تھی۔ ایک آنسو نکلتا گال پر بہا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایسے ہی لائن کی صورت آنسو آنکھوں سے نکلتے گالوں پر راستہ بنانے لگے۔ اسے لگا تھا رائد اس کا محافظ ہے، لیکن آج یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ وہ اپنی بات پر پکا تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا، تو بھلا اس کی مدد کیوں کرتا؟ ہاتھ آنکھوں پر رکھے اس نے آنسو روکنے چاہے، لیکن آج شاید ضد لگ گئی تھی۔ آج وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہے تھے۔ بہت نرمی کے ساتھ اس کے کندھوں پر کسی نے کچھ رکھا تھا۔ ڈر کے مارے وہ فوراً پیچھے مڑ کر 2 قدم دور ہٹی، اپنی جیکٹ تھامے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پیچھے کروایا، یہ پہن لو۔ جیکٹ ماں کی جانب بڑھائی، جواباً ماں نے گیلی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے پہن لو ماہی دورہ۔ ایک قدم اس کی جانب اٹھاتے جیکٹ والا بازو مزید آگے بڑھایا۔ 3 سال پہلے تو نے بولا تھا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میں نے یقین نہیں کیا۔ تمہارے سرد رویے کے باوجود میں تمہارے پیچھے آتی رہی، میں ہماری بچپن کی دوستی ختم ہونے سے بچاتی رہی، لیکن آنسو پھر رواں ہو چکے تھے۔ لیکن میں غلط تھی، میں پاگل تھی، تمہارے لیے پاگل تھی۔ خاموش آنسو اب آواز کے ساتھ بہنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھتے رائٹ کی جیکٹ پکڑے ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوئی تھی، دل پر عجیب سا وزن گرا تھا۔ اسے پہن لو، تمہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ ایک قدم مزید اس کی جانب بڑھایا۔ اندرونی حالت کے برعکس آواز بالکل ہموار تھی۔ تم مجھے ہاتھ نہیں دے سکے تو اب یہ جیکٹ کیوں دے رہے ہو؟ ٹوٹے کانچ پر مرہم رکھ رہے ہو؟ آواز لڑکھڑا رہی تھی، آنسو ہنوز جاری تھے۔ رائد نے گہرا سانس بھرا، آگے بڑھتے جیکٹ گھما کر اس کے کندھوں پر رکھی۔ احتجاج کے باوجود اس کے کندھے جیکٹ میں قید کر چکا تھا۔ تم نے تو مرہم بھی نہیں رکھا تھا ماہی دورہ، میں تو کئی دن ٹوٹے کانچ کی طرح پڑا رہا تھا۔ تم نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا کہ کہیں تمہارا ہاتھ نہ زخمی ہو جائے۔ کندھے جیکٹ میں جکڑے، وہ جیکٹ کے سروں سے پکڑے ہوئے تھا۔ ماں نے سوجی آنکھوں سے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ غائب ہونے والے تم تھے۔ میں 2 ہفتے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہیں فون کرتی رہی، راستے تم نے خود بند کیے تھے۔ مجبور تم نے کیا تھا۔ آواز نیچی ہوئی تھی۔ میں ایک بہن بھی تھی رائد۔ شکست خوردہ سانس ہوا کے سپرد چھوڑا تھا۔ تم ایک دوست بھی تھی، ایک منگیتر بھی تھی ماہی دورہ، تم نے صرف بہن ہونے کو ترجیح دی تھی۔ وہ آج حساب مانگ رہا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ماضی کو دہرا رہا تھا۔ جیسے تم ایک بھائی بن کر سوچ رہے ہو، اسی طرح خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ اس کی بات پر جیکٹ پر پکڑ مزید سخت ہوئی تھی۔ ماں کو اپنے کندھے ٹوٹنے کی حد تک جکڑے محسوس ہو رہے تھے۔ تم خود کو میری جگہ پر رکھو، ایک مرتبہ سب کچھ چھوڑ کر رائد سلطان کی جگہ کھڑی ہو کر دیکھو، اس کی بہن کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے کنویں میں اترتے دیکھو، اس کی زندگی کے بدترین دن گزارتے دیکھو۔ ہر وہ لمحہ محسوس کرو جب وہ اپنی بہن کے لیے گڑ گڑا کر روتا تھا، ہر وہ آنسو محسوس کرو جو اپنی محبت کے منہ پھیرنے پر بہاتا تھا، ہر ایک سیکنڈ محسوس کرو جو وہ اپنی فیملی کو دیکھ کر گزارتا تھا۔ آنسو رک چکے تھے، اب وہ صرف خالی آنکھیں لیے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ میں اسی رات تمہارے پیچھے آئی تھی رائد، لیکن تم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، سب کو فون کیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تب تک وقت گزر چکا تھا۔ مختصر سا جواب اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے تھا۔ ایک وجہ، کوئی سے بھی ایک وجہ دو کہ میں تم سے دور ہو جاؤں، میں تمہارے پیچھے آنا چھوڑ دوں، تمہاری آس لگانا چھوڑ دوں۔ رائد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی نفرت کا دعویٰ کیا کم تھا؟ مل جائے گی۔ ایک جھٹکے سے جیکٹ کو چھوڑا تھا۔ مزید 1 سیکنڈ ضائع کے بغیر وہ وہاں سے مڑ گیا۔ وہ واپس ایزابیلا کے گھر چلا گیا۔ وہ رکا نہیں، اسے اس حالت میں بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ماں نے اسے واپس جاتا دیکھا۔
اس کی دی جیکٹ کو مزید کندھوں پر جکڑتی وہ مڑ کر روڈ کی جانب چل دی۔ ماہ دورہ کو چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایزابیلا کے گھر داخل ہوا۔ میوزک پھر سے بجنا شروع ہو چکا تھا، جس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ نیلی آنکھیں طوفان کی زد میں تھی، گردن کی نسیں تنی ہوئی تھی۔ لان کے دروازے پر کھڑے ہوئے اس نے ایک نظر پورے لان میں گھمائی۔ نظریں مخصوص فرد پر آ کر نظر رک گئی۔ شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کرتا وہ ہر ایک کو نظر انداز کیے سیدھا اس کی جانب بڑھا، اپنا بیگ تھام کر وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتی۔ ریا نے رائد کو لوگان کی جانب بڑھتے دیکھا، ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ واپس جانے کا ارادہ ترک کرتی وہ ایک کونے میں کھڑی ہوئی اگلی ہونے والی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جو ایزابیلا اور باقی دوستوں کے درمیان کھڑا کہا لگائے ہنس رہا تھا، پیچھے سے شرٹ دبوچے جانے پر بوکھلا۔ باقی سب دوستوں نے بھی حیرت سے ایک نظر لوگان اور اس کو گھسیٹتے ہوئے رائد کو دیکھا۔ رائد کیا کر رہے ہو؟ ایزابیلا کی بلند آواز کو نظر انداز کی۔ رائد نے لوگان کا کالر تھامے بنا کسی کو دیکھے اس نے اسے پول میں پھینک دیا۔ پانی کا گویا دھماکہ سا ہوا تھا۔ پول کے کنارے گھٹنے پر بیٹھے رائد نے لوگان کا کالر تھامے اس کا سر پانی سے باہر نکالا۔ رائد رائد اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رائد نے اس کا کالر تھامے پانی میں غوطہ لگوائے واپس باہر نکالا۔ رائد کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمارا دوست ہے۔ ایزابیلا کی آواز پر رائد نے ایک اچٹی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ میوزک ایک مرتبہ پھر سے بند ہو چکا تھا۔ سب لوگ پول کے گرد جمع ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے وارن کیا تھا کہ میں دوستی میں لحاظ کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ لہجہ پتھریلا تھا۔ لوگان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ کیا تھا یا نہیں؟ ایک دہاڑ کے ساتھ اس نے لوگان کو غوطہ لگوایا تھا۔ سوری رائد، وہ غلطی تھی، پلیز باہر نکالو مجھے۔ دونوں ہاتھوں سے رائد کا بازو تھامے وہ بولا۔ اگر تم نے اس سے معافی نہ مانگی تو اگلی مرتبہ پانی کے بجائے اپنے ہاتھوں سے تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ ہوتا اور دعا کرنا وہ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ پھر میں معاف نہیں کروں گا۔ میں پورے کالج کے سامنے تمہارے ہاتھوں کو بازوؤں سے علیحدہ کر دوں گا جن سے تم نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں کروں گا، سوری یار، مجھے باہر نکالو پلیز۔ وہ رو دینے کے در پر تھا۔ بس کر دو رائد، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، وحشی مت بنو۔ ایزابیلا نے اس کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ لوگان کا کالر تھامے رائد نے اسے پول کے کنارے ذرا سا باہر نکالا۔ چہرہ نزدیک کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ آنکھیں نوچ لوں گا اگر اس کی جانب نظر بھی ڈالی تو۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر ایک جھٹکے سے کالر واپس چھوڑ دیا اور اسی کے ساتھ وہ دوبارہ پول میں گرا تھا۔ واپس کھڑے ہوتے اس نے سفید پڑے چہرے کے ساتھ ایزابیلا کو دیکھا، پھر ایک لمحہ بھی مزید رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ واہ رائد واہ، میں کن الفاظ میں آپ کی تعریف کروں۔ اچھے سے اچھا ہیرو بھی بس اس سین کے بعد آپ کے آگے فیل ہے۔ تم سے آپ پر میں نے رائد سلطان کو اپ گریڈ کر دیا ہے، اور اس سین کے بعد رائد کی عزت میرے نظروں میں بڑھ گئی ہے۔ اور میں کیا کہوں، اس سے پہلے والے سین میں جب رائد اور ماں کی باتیں ہو رہی تھی اور ماں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ریزن دو کہ میں تمہیں دیکھنا چھوڑ دوں یا تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دوں، سم تھنگ لائک دیٹ، اور رائد نے کہا کہ مل جائے گی اور وہ واپس پلٹ آیا، تو مجھے یوں دل میں خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایزابیلا کو انگوٹھی پہنا دیا، پرپوز کر دیا، سم تھنگ کچھ ایسا کر دے غصے میں۔ تو میں بہت ڈر گئی، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر وہی ہوتا کہ جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہی ہوا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں کہ جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ نہیں ہوا اور کہانی ہٹ کے۔ تو جب میرے ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں ٹپیکل سے ہٹ کر کچھ پڑھ رہی ہوں، اور اب تک اس ناول نے میرا دل جیت رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں قصوروار ہے کون، اور ہاتھ تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کرائم کیا کس نے ہے؟ کہیں مجھے بہت تھوڑا سا شک ہو رہا ہے زین پر۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ریم کو پسند کرتا اور ہاتھ کو پھنسانے کے لیے اس نے ایسا کچھ کر دیا ہو، ایسا کچھ، یا پھر یوسف سلطان سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس تو ایسا کوئی موٹیو نہیں ہے۔ ڈین نے ایسا بالکل نہ کیا ہو، ورنہ
मुझे बहुत शॉक लगेगा। और डैन का ऐसा करना कुछ बनता भी नहीं है, लेकिन किसने किया होगा ये मिस्ट्री है। और तो कोई मेल कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आता। और मैं लास्ट पेज में जाकर अपना ये सस्पेंस खुद ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं राइटर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ज़रूर राइटर कुछ बेहतरीन लिखेंगी, मतलब अब तक जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मेरी राइटर से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आगे निकले वो कुछ ऐसा निकले जो मेरे सोच से बहुत आगे हो, और कुछ ऐसा ना हो कि जो मुझे मायूस कर दे। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा पढ़ने को मिलने वाला है। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।